हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं लोक संपत्ति को नुकसानी का निवारण अधिनियम 1984। फ्रेंड्स, ये जो अधिनियम है, ये अधिनियम जो है ये क्या बात करता है, किस चीज़ के लिए ये रोक रहा है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पहले कि जब कभी क्या होता है कि कहीं पर भी कोई धरना प्रदर्शन होता है या भीड़ द्वारा कोई धरना वगैरह किया जाता है, तो वो क्या करती है, भीड़ किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान कारित कर देती है। जैसे पुलिस की गाड़ियाँ तोड़ फोड़ दी, प्राइवेट जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उन साधनों को नुकसान कर दिया, या तोड़ फोड़ करना, या फिर उनमें आग लगा देना। तो किसी भी तरीके से अगर जो सार्वजनिक संपत्तियाँ हैं उनको नष्ट कर दिया जाता है, तो उन सब लोगों के ऊपर जो भी ऐसी प्रॉपर्टी को नष्ट करने में, रिस्टी करने में संलग्नित होते हैं, उन सभी व्यक्तियों के ऊपर ये जो अधिनियम है, लोक संपत्ति को नुकसानी का निवारण अधिनियम 1984 के अकॉर्डिंग कार्रवाई होगी। तो एक तरीके से ये जो अधिनियम है, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाया जाए उसको रोकने के लिए ये अधिनियम बनाया गया है। तो डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स इसको। इसका विस्तार सेक्शन 1 संपूर्ण भारत पर है और 28 जनवरी 1984 को ये लागू हुआ है। और ये जो संपूर्ण भारत पर लागू हुआ है, तो ये कब से अप्लाई हुआ है? जम्मू कश्मीर पर भी तो 31 अक्टूबर 2019 से ये लागू हुआ है। इसके बाद जो सेक्शन 2 है, इसमें पहली डेफिनेशन दी गई है इसमें रिस्टी की। तो रिस्टी का वही अर्थ होगा जो कि भारतीय दंड संहिता की धारा 425 में है। तो आईपीसी का सेक्शन जो 425 है, उसमें जो मिसचीफ को डिफाइन किया गया है, वही यहाँ पर इसका अर्थ लगाया जाएगा। वहाँ पर बताया गया है किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी है, अगर उसका नाश किया जा रहा है या संपत्ति में या फिर उसकी किसी स्थिति में इस प्रकार की तब्दीली कारित की जा रही है जिससे कि उसका मूल्य या फिर उसकी उपयोगिता नष्ट हो जाए या फिर कम हो जाती है, या फिर उस पर किसी भी तरीके का क्षतिकारक प्रभाव पड़ता है, तो वो रिस्टी होती है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन अगर आएगा तो उसका आंसर क्या होगा? रिस्टी का वही अर्थ होगा जो कि भारतीय दंड संहिता की धारा 425 में है। अब जो 2B में जो डेफिनेशन दी गई है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी की डेफिनेशन दी गई है, लोक संपत्ति की डेफिनेशन दी गई है। तो लोक संपत्ति में कौन कौन सी संपत्तियाँ आएंगी? तो यहाँ पर बताया गया है कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे वो स्थावर हो या वो जंगम हो, चल और अचल दोनों संपत्ति आएंगी। और इसमें मशीनरी भी इंक्लूड है जो निम्नलिखित के स्वामित्वाधीन या कब्जे या नियंत्रण के अधीन है। तो यहाँ ये बोला गया है संपत्ति में, लोक संपत्ति में चल संपत्ति और अचल संपत्ति दोनों ही आएंगी। लेकिन इस अधिनियम के लिए, उस संपत्ति को इस अधिनियम के अधीन आने के लिए क्या होना चाहिए? किसकी नियंत्रण में हो, किसके स्वामित्व में हो, किसके कब्जे में हो। तो उसके बारे में आगे कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं। केंद्र सरकार के या राज्य सरकार के या स्थानीय प्राधिकारी के, किसी प्रांतीय या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगम, कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 617 में परिभाषित कंपनी या ऐसा कोई संस्थान, समुत्थान या उपक्रम जिसे केंद्र सरकार ने राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया हो। तो ये 4-5 पॉइंट्स, जो 6 पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं, ये जो संपत्ति है ये इनके या तो ओनरशिप की हो या पोजीशन में हो या फिर किसी न किसी तरीके से इनके कंट्रोल में हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, या फिर जो लोकल अथॉरिटी है, स्थानीय प्राधिकारी के, उसके उनमें से किसी के भी, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या प्रांतीय अधिनियम, राज्य अधिनियम द्वारा उसको स्थापित किया गया हो, निगम द्वारा, या फिर कोई भी कंपनी अधिनियम में जो परिभाषित कंपनी है उसकी वो प्रॉपर्टी हो, या फिर कोई भी ऐसी संस्था, उपक्रम जिसे केंद्र सरकार ने इस निमित्त अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया हो। परंतु यहाँ पर केंद्र सरकार ने अगर कोई भी संस्था है, उपक्रम है या समुत्थान है जिसको इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया है, वो कौन सा होगा? तो जो केंद्र सरकार है उसको तभी विनिर्दिष्ट करेगी, मतलब किसी भी संस्था को, उपक्रम को या समुत्थान को सेंट्रल गवर्नमेंट 6 पॉइंट के अकॉर्डिंग तभी विनिर्दिष्ट करेगी जबकि वो संस्थान, समुत्थान या उपक्रम या तो केंद्र सरकार द्वारा या एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा अथवा सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा या फिर स्टेट गवर्नमेंट द्वारा प्रत्यक्षता या प्रत्यक्षता उपबंधित निधियों द्वारा पूर्णता या पर्याप्तता वित्त पोषित किया जाता है। मतलब जो 6 पॉइंट में जो चीज़ कवर हो रही है, कोई भी संस्था है या उपक्रम है या समुत्थान है जिसको केंद्र सरकार राज्यपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे कि उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो पब्लिक प्रॉपर्टी होगी, तो वो जो संस्था है, उपक्रम है, वो कब सेंट्रल गवर्नमेंट उसके लिए ऐसा विनिर्दिष्ट करेगी? जबकि वो केंद्र सरकार का किसी न किसी तरीके से उसमें ऐड दे रहा हो, वित्त पोषण कर रहा हो, या फिर केंद्र सरकार के साथ मिलकर स्टेट गवर्नमेंट, या फिर स्टेट गवर्नमेंट अकेले दे रही हो, या फिर आधा स्टेट गवर्नमेंट दे रही हो, आधा सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही हो वित्त। तो इस तरीके की जो संस्था होगी उसको सेंट्रल गवर्नमेंट इस धारा, इस अधिनियम के अकॉर्डिंग उसकी जो प्रॉपर्टी होगी उसको लोक संपत्ति विनिर्दिष्ट करेगी। इसके बाद जो सेक्शन 3 है उसमें पनिशमेंट दिया गया है कि लोक संपत्ति को नुकसान करने वाली रिस्टी के लिए दंड की, अगर कोई व्यक्ति पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान कारित करता है, रिस्टी करता है, तो उसके लिए पनिशमेंट क्या होगा? तो इसका सबसेक्शन 1 क्या बात कर रहा है? जो कोई धारा 2 में विनिर्दिष्ट
किसी प्रकार की लोक संपत्ति से भिन्न किसी लोक संपत्ति के बाबत कोई कार्य करके रजिस्ट्री करेगा वह कारावास जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। तो सबसेक्शन 2 में जो चीज़ें बताई गई हैं उनको छोड़कर अदर कोई व्यक्ति रजिस्ट्री करता है तो सिंपल पनिशमेंट कितना होगा, 5 वर्ष तक का और जुर्माना। अब देखते हैं सबसेक्शन 2 में क्या कह रहे हैं। सबसेक्शन 2 में कह रहे हैं जो कोई किसी ऐसी संपत्ति के बाबत जो कोई भवन है, प्रतिष्ठान है या अन्य संपत्ति है जिसका उपयोग जल, प्रकाश, शक्ति या ऊर्जा के उत्पादन, वितरण या प्रदाय के संबंध में किया जाता है। मतलब कोई भी इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित कोई भी भवन है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है या जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का कोई ऑफिस है या फिर जहाँ से पानी की सप्लाई होती है यहाँ या जहाँ पर कोई ऐसा शक्ति या ऊर्जा के उत्पादन या वितरण या प्रदाय के संबंध में कोई कार्य किया जाता है तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो प्रॉपर्टी इसमें कवर होंगी। इनकी अगर रजिस्ट्री की जाती है तो पनिशमेंट सबसेक्शन 2 में वो आगे बताया गया है कितना होगा। या फिर कोई तेल प्रतिष्ठान है या कोई मल संकर्म है उसकी कोई रजिस्ट्री की जाती है या फिर कोई कारखाना या फिर खान है उसकी कोई रजिस्ट्री की जाती है या फिर कोई लोक परिवहन दूर संचार का कोई साधन है या उसके संबंध में उपयोग किए जाने वाला कोई भवन, प्रतिष्ठान या अन्य संपत्ति, मतलब परिवहन का कोई भी साधन, बस है, ट्रेनें वगैरह हैं, ये संपत्तियां या दूर संचार का कोई भी साधन है या इनके संबंध में दूर संचार के साधन या परिवहन के संबंध में उपयोग किए जाने वाला कोई भी भवन है, प्रतिष्ठान है या फिर कोई अन्य संपत्ति है तो कोई व्यक्ति इनमें से किसी की भी कोई कार्य करके रजिस्ट्री करेगा तो वह कठोर कारावास 6 माह से कम नहीं होगा किंतु 5 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। तो सबसेक्शन 2 का क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी, क्लॉज डी और क्लॉज ई के अकॉर्डिंग जो प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं उन प्रॉपर्टीज़ की अगर रजिस्ट्री की जाती है तो उनमें पनिशमेंट कितना होगा, 6 माह से कम नहीं होगा किंतु 5 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। इनके अलावा अदर कोई प्रॉपर्टी है जिनकी रजिस्ट्री की जा रही है तो उसमें पनिशमेंट 5 वर्ष तक का और जुर्माना जो कि सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग मिलेगा। परंतु न्यायालय ऐसे कारणों से जो उसके निर्णय में लेखबद्ध किए जाएं 6 माह से कम के किसी कारावास का दंडादेश दे सकता है। कोर्ट चाहे तो अपने निर्णय में रीजन अभिलिखित रिकॉर्ड करने के बाद जो 6 मंथ है उससे कम का पनिशमेंट इस सबसेक्शन के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। इसके बाद 4 अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा लोक संपत्ति को नुकसान कारित करने वाली रजिस्ट्री। अभी हमने सिंपल रजिस्ट्री पढ़ ली है, तोड़ फोड़ कर दी है संपत्ति को किसी भी तरीके से, लेकिन अगर अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा पब्लिक संपत्ति को नुकसान कारित किया जाता है तो उसके लिए पनिशमेंट ज़्यादा होगा। वो सेक्शन 4 में दिया गया है। जो कोई धारा 3 की उपधारा 1 या 2 के अधीन कोई अपराध अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा करेगा तो कठोर कारावास 1 वर्ष से कम नहीं होगा किंतु 10 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। तो अगर अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा लोक संपत्ति को नुकसान करते हैं तो पनिशमेंट कितना होगा, 1 वर्ष से तो कम नहीं होगा किंतु 10 वर्ष तक का हो सकेगा। और अगर कोर्ट क्या कर सकता है, कारण अभिलिखित करने के पश्चात 1 वर्ष से कम की सजा दे सकता है। तो अगर कोर्ट 1 वर्ष से कम की सजा किसी मामले में देना चाहता है तो कोर्ट को क्या करना पड़ेगा, जो स्पेशल रीजन है वो रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। सेक्शन 5 जमानत के बारे में प्रोविजन करता है कि जमानत के बारे में विशेष उपबंध। तो सेक्शन 5 सिर्फ इतनी सी बात कह रहा है कि अगर किसी व्यक्ति को धारा 3 या 4 के अधीन किसी अपराध में उसको एक्यूज बनाया गया है तो उसकी मामले में ट्रायल चल रही है तो उस मामले में अगर वो बंद पत्र पर छोड़ा जाएगा, जमानत पर या उसके बंद पत्र पर छोड़ा जाएगा तो वो तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक कि लोक अभियोजक को उस आवेदन का, जो जमानत का वो आवेदन दे रहा है, उसको विरोध करने का अवसर ना दे दिया जाए। इसके बाद सेक्शन 6 से व्यावृत्ति के बारे में बात कर रहे हैं कि इस अधिनियम के उपबंध अन्य लॉज के एडिशनल हैं, अल्पीकरण में नहीं है, मतलब अदर लॉज के अकॉर्डिंग भी कार्यवाहियाँ की जा सकती हैं। 7 निरसन और व्यावृत्तियाँ। तो किस चीज़ को यहाँ से निरसित किया गया है, तो लोक संपत्ति को नुकसानी का निवारण अध्यादेश 1984 एतद द्वारा निरसित किया जाता है। तो ये याद रखना है कि लोक संपत्ति का नुकसानी का निवारण अध्यादेश 1984 इसके द्वारा निरसित किया जाता है।